और हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा मामले की 34वें दिन की समाअत आज मुकम्मल हो गई। आज मुस्लिम फरीकीन की जानिब से दलीलें पेश करने का सिलसिला खत्म हो गया और रामलला विराजमान ने इसका जवाब भी देना शुरू कर दिया। मुस्लिम फरीक ने कहा कि 1885 का मुकदमा और हालिया मुकदमा एक जैसा है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि 1885 में मुतराज़ मुकाम के एक जगह पर दावा किया गया था, जबकि अब पूरे हिस्से पर दावा किया गया है। इसके अलावा समाअत के दौरान और क्या कुछ हुआ, इसकी तफसीली जानकारी दी हमारे साथी सुशील पांडे ने। राम जन्मभूमि विवाद मामले में 34वें दिन की सुनवाई आज पूरी हो गई। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से तमाम जो पक्षकार हैं उन्होंने अपनी दलीलें पूरी कर ली। हालांकि हिंदू पक्षकारों की तरफ से रामलला विराजमान की तरफ से उनकी दलीलों का विरोध शुरू कर दिया गया है। वहीं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश वकील निजाम पाशा ने पीएन मिश्रा के उन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि पीएन मिश्रा ने जिन तमाम आधार पर यह बताया कि इस्लामिक मान्यता के आधार पर बाबरी मस्जिद में वो तमाम जो तर्क थे उनको माना नहीं जा सकता था, जिसका फिलहाल विरोध जताते हुए निजाम पाशा ने कहा कि चूंकि उस मस्जिद को बाबर ने बनवाया था, बाबर उस समय का स्वयं स्वयंभू थे, वो खुद ही अपने आप में एक कानून थे, तो उन्होंने अपने आधार पर मस्जिद में उन तमाम चीज़ों को इन्वॉल्व किया और उसको बनवाया। यानी कि आस्था और तर्क के आधार पर आज के कानून में, इस्लामिक कानून के तहत उस आधार को नहीं आंका जा सकता। लेकिन इन तमाम सुनवाइयों में सबसे रोचक सुनवाई वो रही जब निजाम पाशा की तरफ से निर्मोही अखाड़े पर सवाल खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि जिनके नाम में निर्मोह है, यानी कि जिन्हें कोई भी मोह नहीं होता है, वो भी फिलहाल जमीन विवाद में है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसको आस्था और धर्म के आधार पर ना देखकर संपत्ति विवाद के आधार पर देखे। फिलहाल कल भी इस पूरे मामले की सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर ये स्पष्ट किया कि वो तय समय के मुताबिक ही तमाम पक्षकारों को सुनेंगे। वहीं पीएन मिश्रा ने ये मांग की कि उन्हें थोड़ा सा मौका और दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप हमसे वो चीज़ मांग रहे हैं जो चीज़ हमारे पास है नहीं, और वो चीज़ है समय। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि शुक्रवार से पहले तमाम जो हिंदू पक्षकार हैं वो अपनी दलीलें पूरी कर लें, और शुक्रवार को सूट नंबर 4 यानी कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी दलीलें शुरू करेगा। राजीव धवन उसकी तरफ से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। कैमरामैन वैभव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। 2002 में आबरूरेजी का शिकार हुए बिल्किस बानो की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा, नौकरी और घर फराहम कराए। अदालत ने गुजरात हुकूमत को 2 हफ्तों के अंदर बिल्किस बानो को मुआवजा देने के लिए कहा है। वाज़ेह रहे कि सन 2002 में गुजरात फसादात के दौरान दाहोद के नजदीक रंधीकपुर गांव पर हुजूम ने हमला किया था। हमले में बिल्किस की वालिदा, छोटी बहन और दीगर रिश्तेदार मारे गए थे। एक वक्त था जब दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने ही मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा नहीं कर पाता था, लेकिन आज वही बोर्ड 200 से ज्यादा जरूरतमंद अफराद में 50 लाख रुपए तकसीम कर रहा है। इस रकम में से 5 लाख रुपए जेएनयू से गायब किए गए तालिब इल्म नजीब अहमद की वालदा को भी दिए गए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नजीब के भाई को सरकारी नौकरी देने का भी बोर्ड ने ऐलान किया। हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर में 3 बरसों से लापता नजीब अहमद के अहले खाना को 5 लाख का चेक खुद अमानतुल्लाह खान ने दिया। इस मौके पर नजीब के भाई को नौकरी देने का भी ऐलान किया गया। नजीब की वालिदा फातिमा नफीस चेक लेते हुए काफी जज्बाती हो गई। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान का कहना है कि इंसानी हमदर्दी के तहत ये मदद की गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो है तकरीबन 200 लोगों की फाइनेंशियली मदद की है, जिसमें तकरीबन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 50 लाख रुपया ज़रूरतमंद लोगों को दिया है। उसमें कुछ कॉलेज की फ़ीस है। और दिल्ली वक्फ बोर्ड जिस दिन से हमारा ये बोर्ड आया उस दिन से हम मुसलसल लोगों की मदद कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब यहाँ
तकरीबन 3 लाख या 3.5 लाख रुपये महीना आमदनी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इनकम की कोई कमी नहीं है और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे पास लोग आ रहे हैं हर तरह से हम उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, नजीब को गायब हुए अब 3 साल होने वाले हैं, पूरे 15 अक्टूबर 3 साल हो जाएंगे। लेकिन लड़ाई जो है जब तक मैं हूँ मुझ में दम है, जारी रहेगी। ये पैसा जो वक्फ बोर्ड ने मुझे 5 लाख का चेक दिया, ये मेरी लड़ाई लड़ने में मदद करेगा। और अब तक जो मैं लड़ाई लड़ रही थी वो अपने दम पे, और कुछ लोग थे जो मेरे सिपाही उनके दम पे लड़ रही थी। अब इंशाल्लाह वकील भी मेरे जो हैं वो सब ह्यूमन राइट्स के ही हैं, वो लोग पैसे लेते, लेकिन और ज़्यादा और भी खर्चे होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। तो उन खर्चों के लिए मुझे ये पैसा काम में आएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंची ये भीड़ उन 200 से ज्यादा जरूरतमंदों की है जिनकी बोर्ड मदद कर रहा है। इन लोगों में मुस्लिम लोगों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। रोप स्किपिंग में एशियन चैंपियन आयशा को 2 लाख की मदद दी गई। आयशा का कहना है कि अब उसका बेल्जियम जाने का ख्वाब जरूर पूरा हो जाएगा। पापा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो पापा ने बोला कि मैं नहीं खिला पाऊंगा, तो सर ने ही मुझसे बोला कि बेटा कुछ करके देखो। तो हमारे एरिया के एक हाजी यूनुस जी हैं, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने बताया कि मैं कुछ करके दूंगा। वो सर के पास लेके आए थे। जब सर ने कहा कि हाँ बेटा मैं आपकी मदद करूँगा। इस पैसे से बाहर जाने की बात हो रही है, कहाँ जाने वाले हैं, किस तरह की ट्रेनिंग करने वाले हैं? रॉप स्किपिंग ही खेलने जा रही हूँ, चैंपियनशिप है, एशियन है ये भी, और हम बेल्जियम जा रहे हैं। इन 200 लोगों में किसी को बच्चों की फीस के लिए मदद चाहिए तो किसी की शादी रुकी हुई है, वहीं कोई हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए यहाँ मदद की दरख्वास्त लेकर आया है। मुझे मेरी शादी की मदद के लिए हम लोग आए। बस यहाँ पे मतलब कि बहुत शादी में परेशान है, तो इसी वजह से पैसे के लिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है बहुत अच्छी कंडीशन मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा पहले पता नहीं था, मगर अब वो पता चला कि किस तरह से वो लोगों की मदद कर रहे हैं। वो अगर कोई किसी घर में खाने कमाने वाला नहीं है, बीमार हो जाता है आदमी, उस तरह का हो जाता है, तो मेरे को मिलने वाले फ्रेंड आए हुए हैं, उनके एक रिश्तेदार जो है एक्सपायर हो गए थे, तो उनके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है। जैसे ही तो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि बीमारी के, तो इनकी अमानत भाई की तरफ से उनको मदद के लिए। खसारे में चलने वाला दिल्ली वक्फ बोर्ड एक वक्त में अपने मुलाजमीन की तनख्वाह तक देने में आनाकानी करता था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड की काया पलट गई है और वक्फ एक्ट 2013 आने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा मदद करने वाला बोर्ड भी बन गया है और ये दूसरी रियासतों के लिए मिसाल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी के जरिए उर्दू को गैर मुल्की ज़बान के शोबे में शामिल किए जाने की शदीद मुखालफत की जा रही है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले की शोबे उर्दू ने भी सख्त मजम्मत की और अब इस मामले पर पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के फैसले पर हैरत का इजहार किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा कि उर्दू हिंदुस्तान की दीगर बड़ी जबानों की तरह है। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी के चांसलर और सीनेटर्स से बात करेंगे और फैसले पर नजरसानी करने को कहेंगे। और वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के जरिए उर्दू को गैर मुल्की जबानों के जुमरे में रखे जाने का मामला है कि गर्माता जा रहा है। मुहिब्बान उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की सख्त तनकीद कर रहे हैं और कौमी कौंसिल बराए फरोग़ ज़बान डायरेक्टर शेख अकील ने भी इस मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। यूनिवर्सिटी के जरिए उर्दू जबान को गैर मुल्की जबान के ज़मरे में रखे जाने के बाद तनाज़ा पैदा हो गया है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कौमी कौंसिल बराए उर्दू ज़बान के डायरेक्टर अकील साहब मौजूद हैं। अकील साहब, जिस तरह से उर्दू ज़बान को गैर मुल्की ज़बान के ज़मरे में रखा गया, कैसे देखते हैं इसको? ये खबर मैंने अखबारों में पढ़ी है कि उर्दू ज़बान को गैर मुल्की ज़बानों के ज़ुमरे में रख दिया गया है। वाइस चांसलर ने किस मजबूरी में ये रखा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में उर्दू ज़बान गैर मुल्की नहीं है, वो हिंदुस्तान की ज़बान है और इसको किसी भी तरह से
गैर मुल्की ज़बानों के ज़ुमरे में रखना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। हम देखते हैं कि जो हमारी ज़बानों का शेड्यूल है उसमें उर्दू ज़बान है, इसी के साथ साथ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बोली जाती है, लेकिन जन्म जो हुआ वो भारत में हुआ। उसके बाद भी पंजाब जैसी रियासत में ऐसा कुछ होता है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, क्या कहेंगे? ये तो बेहद अफसोसनाक बात है कि कांग्रेस की सरकार जो कि हमेशा वो माइनॉरिटीज़ को और उर्दू ज़बान को एक सब्ज़ बाग दिखाती रही है, लेकिन अफसोस कि आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं। माननीय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके दौरे हुकूमत में उनके लास्ट 5 साल में सबसे ज़्यादा बजट उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए मिला है, लगभग 316 करोड़, जबकि मनमोहन सिंह के आखिरी 5 साल में हमें 146 करोड़ रुपए मिले थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा जो सरकार है वो उर्दू के फ़रोग़ में बेहद संजीदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधी बात यह है कि अब ये विवाद, ये तनाज़ा बढ़ गया है और इस मामले को भारत सरकार के सामने उठाया जा रहा है। एनसीपीएल जो उर्दू की सबसे बड़ी बॉडी है पूरे एशिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, वो इस मामले को लेकर काफ़ी नाराज़ है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्फ मसाइल के हल के लिए मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड ने लोक अदालत का सहारा लिया है। राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड की जानिब से लगाई गई लोक अदालत में न सिर्फ हजारों मामलात निपटाए गए, बल्कि बोर्ड की आमदनी में लाखों का इजाफा भी देखा गया। बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस अब्दुल गनी के मुताबिक मसाइल के हल के लिए हुकूमत से खुसूसी इजाजत के बाद लोक अदालत का ये एहतमाम किया गया। বেনিফিট এই জন্য যেগুলো আমাদের পেন্ডিং পড়ে আছে কালেকশন, আমরা সঠিক লোক দিয়ে সঠিক টাইমে কালেকশন করতে পারছি না। ওই জন্য আমরা এটা পদ্ধতি চিন্তা করেছি যে স্টেট লিগাল সার্ভিসকে আমরা জানিয়ে আমরা লোক আদালত করব, এবং তাতে এখানে কিছু খরচ হলেও যা কালেকশন হবে এটা আমরা বেনিফিটেড হব, খবর বেনিফিট হব। কারণ ফর এক্সাম্পল আজকে 3টা বেঞ্চে যদি মিনিমাম 5 লক্ষ টাকাই যদি হয়, আমাদের যদি 30-40 হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়, তাতে সে টাকা তো কালেকশন হলো। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी तकसीम इनामात का मामला है कि तूल पकड़ता जा रहा है और अब एकेडमी के सेक्रेटरी एस रिजवान पर भी मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। बुनियादी सवाल यही है कि क्या ऐसा माजी में भी हुआ है कि एकेडमी के अहम ओहदों और मनसबों पर फायज रहते हुए लोगों ने इनामात हासिल किए हों। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के इनामात की तकसीम में बेज़ाब्तियों और बदउनवानियों का मामला रुकता नजर नहीं आ रहा है। अहले उर्दू ज़बान और अदब की मोहब्बत के नाम पर खूब चीखो पुकार कर रहे हैं, शोर बचा रहे हैं, और सबसे ज्यादा तनकीद एकेडमी की चेयरपर्सन आसफा जमानी, प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी और प्रोफेसर आफाक के नाम पर ही हुई है। पहले मिल चुका है मलिक ज़ादा साहब को, मैं बता तो रही हूँ, अब तो वो हयात नहीं है, जिंदा नहीं है, लेकिन अतहर नबी साहब के ज़माने में ये अवार्ड उनको दिया जा चुका इसी तरीके से कि वो कमेटी में थे। लेकिन अतहर नबी कहते हैं कि अभी तक किसी भी चेयरमैन ने खुद अवार्ड नहीं लिया है, ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। नहीं, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे सामने कोई ऐसी नज़ीर नहीं है कि जो मैं बयान कर सकूँ कि फ़लाँ वक्त में ऐसा हुआ, मेरे सामने नहीं है। मेरे इल्म तो नहीं है कि ये रवायत रही है कि एकेडमी के चेयरपर्सन ने या चेयरमैन ने इस तरह के अवार्ड कबूल किए हैं, और न कभी आई ये बात। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उर्दू एकेडमी ने के मेंबरान ने एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहते हुए भी बाज़ सालों में, गुज़िश्ता सालों में इनामात लिए हैं। ख़ास बात में आपके प्रोग्राम में ये देखा कि जो मेरी उस्ताद मोहतरम भी हैं प्रोफेसर आसफा ज़मानी, उन्होंने ये कहा कि मलिक ज़ादा साहब ने भी अपने ज़माने में ये अवार्ड लिया था। तो मैं इस बात की बिल्कुल मजम्मत कर रहा हूँ, और आप ख़ुद भी पता कर सकते हैं, और यकीनन आपने पता भी किया होगा कि मलिक ज़ादा साहब ने ऐसा कोई भी अवार्ड जब तक वो चेयरमैन रहे उन्होंने नहीं लिया। प्रदेश के ये 2 बड़े उर्दू इदारे
यानी फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, इन दोनों में दोनों जगह फ़ारसी के लोग बैठे हुए हैं। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में उर्दू का कोई आदमी ही नहीं मिला? और इस पूरे मामले में अब एकेडमी के सेक्रेटरी एस रिजवान पर भी बदउनवानियों के इल्जामात आयद हुए हैं, लेकिन एस रिजवान कहते हैं कि इल्जाम लगाने वाले लोग उसी नाराज कबीले से हैं जो कि खुद अवार्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिले हैं। फैसले होते हैं अवार्ड के, उसमें शामिल नहीं होता है जो भी सेक्रेटरी हो, अवार्ड के किसी फैसले में वो शामिल नहीं होता है। मेरे ख्याल से कि ये लोग भी अवार्ड की दौड़ में शायद शामिल होना चाहते थे और मेरे ख्याल से अवार्ड कमेटी या एग्जीक्यूटिव ने इनके हक में फैसला नहीं किया। साबिक चेयरमैन डॉक्टर यासीन उस्मानी कहते हैं कि अगर अहले उर्दू ने अपने किरदार को सही नहीं किया, लालच हिर्स व हवस को नहीं छोड़ा, तो मुमकिन है कि उर्दू मुखालिफ जहन रखने वाली सियासी ताकतें बेदार हो जाएं और फिर एकेडमी जैसे इदारों पर ही सवालिया निशान लग जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को करोड़ों की इमलाक लुटाने के बाद होश आया है। बोर्ड में मुलाजमीन तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन ये मुलाजमीन जमीनों की पैमाइश और नक्शा देखने के हुनर तक से वाकिफ नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर दिखाए जाने के बाद बोर्ड ने पहली बार मुलाजमीन को बाकायदा ट्रेनिंग देने के लिए खास प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान बोर्ड मुलाजमीन ने कहा कि 20 साल से वो बोर्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि उनके लिए किसी किस्म की तरबियत के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। क्योंकि वो जो चीज़ उनके सामने रख दी जाती है उसी पर वो सच मान लेते हैं। अगर अभी कुछ ऐसा मामला सामने आए कि जिस हमारे खसरा नंबर का वक्फ जायदाद का रकबा 63 एकड़ था, उसको लोगों ने उसमें हेरा फेरी करके उसको 36 एकड़ कर दिया। अब उसको ये आइडिया नहीं था कि इस रकबे को नक्शे से देखा जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो वो ट्रेनिंग भी हम इनको दे रहे हैं। साहब बहुत ही अहम है ये ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग हमें बहुत पहले मिलना चाहिए थी, लेकिन प्रशासक महोदय के प्रयास मतलब हैं कि वक्फ बोर्ड के सारे कर्मचारियों को इस तरह की ट्रेनिंग जाए। और दुनिया में इंसानियत के पैगाम को आम करने के लिए हर मजहब के लोगों को आगे आने की बेहद ज़रूरत है। आज कोलकाता के ICCR में करबला के पैगाम के उन्वान से मुनक़दा खास सेमिनार में मुक़र्रिरीन ने वाक़या करबला की शहादत को दुनिया के लिए मिसाली करार दिया और इस दौरान कहा गया कि वाक़या करबला हमें हक़ की राह और इंसानियत के फ़रोग़ का दर्ज देता है। इस सेमिनार में मुल्क और बैरून मुमालिक के स्कॉलर्स समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। The first message of Imam Hussein alayhi salam is following knowledge, as it was the message of Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, because the first verses of Holy Quran were about following knowledge. Imam Hussein alayhi salam wanted to tell all human beings that you should be like God, because God is the most compassionate and most merciful. So we as followers of God should be merciful and compassionate. मस्जिद कमेटियां अपने अपने मोहल्लों में वोटर शिनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और इस तरह के सरकारी दस्तावेजात के मुतालिक बाकायदा बेदारी कैंप का इनेकाद करें। इस सिलसिले में लोगों को सही रहनुमाई फराहम की जाए। बेंगलुरु की सिटी जामे मस्जिद में मुनक़दा इजलास में ये तमाम अपील की गई। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद में अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मुख्तलिफ मसाजिद कमेटियों, समाजी और मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर रियासत के मुसलमानों को पैगाम दिया गया कि वो शहरियत के मुतालिक अपने दस्तावेजात को दुरुस्त तौर पर रखें। बहसियत शहरी हर शख्स के पास जरूरी दस्तावेजात होने चाहिए। जामा मस्जिद कमेटी और मजलिस मिल्लिया इस्लामिया ने फैसला किया है कि वो मस्जिद में एक खुसूसी काउंटर खोलेंगे
जहां आधार कार्ड, वोटर शनाख्ती कार्ड, राशन कार्ड में नाम और पतों को दुरुस्त करने का काम अंजाम दिया जाएगा। बड़ा ही मुनज़्ज़म इजलास मुनक़िद किया गया और ऐसे ही जामे मस्जिद व मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट और मजलिस मिलिया इस्लामिया के इश्तिराक से यहाँ एक काउंटर भी खोला जा रहा है, जहाँ तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट सही करने की एक रहनुमाई, एक रहबरी हो सके। चूँकि आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो उन सारे काम को ऑनलाइन के ज़रिए से बहुत आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। शहरी रहने के नाते जो है जैसा सबसे पहले बुनियादी रेशन कार्ड रहता है, वोटर्स कार्ड रहता है, आधार कार्ड रहता है और अपने पढ़ाई किए हुए डॉक्यूमेंटों की बुनियाद पर अप टू सेकेंडरी स्कूल ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी टू सेकेंडरी स्कूल ऑफ एजुकेशन तक का अगर रिकॉर्ड रख लें तो उसमें तमाम चीज़ें मिल जाती हैं।